अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन उठाता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी जांच अगर निर्वाचन आयोग वहाँ पे चेक करता है कि हाँ भाई यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स ने वोट दिया था, लेकिन लिस्ट में टिक जो है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स के, तो साफ तौर पे वहाँ पे धांधली पकड़ी जाएगी। और अगर मान लीजिए धांधली नहीं होती है तो वो भी पकड़ा जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव 23 जनवरी को वोटिंग समाप्त हो गई थी। आज उत्तराखंड निकाय चुनाव का परिणाम जो है वो आना है। अभी भी वोटिंग की जो काउंटिंग है अभी भी चल रही है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से हो रहे हैं, वो ईवीएम से नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं हो रहे हैं। इसलिए इसमें काउंटिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और काउंटिंग में ज़्यादा समय लगने की वजह से इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काउंटिंग में रात के 8 या 9 भी बज सकते हैं। फ़िलहाल अभी लगभग 7 बज रहे हैं, और 7 बजे के आसपास जो है मैं सूचना दे देता हूँ। देहरादून के अंदर जो वर्चस्व है वो कौन सी पार्टी का वर्चस्व है, कौन सी पार्टी जो है देहरादून के अंदर जीत रही है, यहाँ पे देहरादून के अंदर क्या देखने को मिलता है। उत्तराखंड में हर जगह पर कहीं अलग अलग वर्चस्व देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोकल देहरादून के हैं और देहरादून में काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि कहाँ यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है निकाय चुनाव पे जीत रही है। तो आपको बता दें, अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग बीजेपी को टोटल 71,000 प्लस वोट्स जो हैं देहरादून के अंदर मिले हैं, और कांग्रेस को लगभग 44,000 प्लस जो हैं वो वोट्स देहरादून के अंदर मिले हैं। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं देहरादून के अंदर काफ़ी मजबूती से सामने निकल के आई है। एज़ यूजुअल मुझे भी यही लगता था कि यहाँ पे देहरादून एक शहरी इलाका है। पिछली बार आप देख सकते हैं यहाँ पे विधानसभा के अंदर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, और यहाँ पे ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ बीजेपी को हराना काफ़ी मुश्किल रहता है, आप कह सकते हैं देहरादून के अंदर। और यहाँ पे वर्चस्व भी उनका काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अच्छी करी हैं। परेड ग्राउंड के अंदर आपने देखा होगा उनको ग्रीन ग्राउंड बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो, और मतलब काफ़ी सारा आप कह सकते हैं इधर डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है उसमें भी आप कह सकते हैं कि जब परसों निकाय चुनाव हो रहे थे तो हमें काफ़ी सारी असुविधाएं उसमें देखने को मिली, या ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को वो चीज़ें, निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। मैं आपको खुद बता दूं, पर्सनली यहाँ पे कई कैंडिडेट्स के जो नामांकन है वो वोट नहीं दे पाए, यानी कि उनका वोट होना था लेकिन वो उनका नाम ही नहीं था लिस्ट में। जब लिस्ट में नाम ही नहीं तो वो वोट नहीं दे पाए। और आप कह सकते हैं कि ये केवल कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में इन सब के नाम हुआ करते थे। मैं पर्सनली आपको बता दूं कि हमारे परिवार में भी ऐसा, मतलब रिश्तेदार के परिवार में भी ऐसा देखने को मिला है, और मैं बहुत ही शॉक्ड रह गया। और मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें ये नहीं बात है कि इसमें बीजेपी को फ़ायदा हुआ है और पार्टी को नुकसान हुआ है। इससे बीजेपी को भी भारी नुकसान हुआ है। आप कह सकते हैं जो लोग बीजेपी को भी वोट देना चाहते थे उनके ही नाम नहीं थे यहाँ पे, और जो लोग कांग्रेस को भी वोट देना चाहते थे उनके भी नाम नहीं थे, जो निर्दलीय को वोट देना चाहते थे उनके भी नाम नहीं थे। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत भारी चीज़ें देखने को मिली, और इससे हर एक पार्टी को बराबर नुकसान हुआ है। मेरे को ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती राज्य निर्वाचन आयोग की है। उन्होंने लिस्ट इस तरीके से जानी, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी अगर पूरी नहीं थी तो चुनाव को थोड़ा और डिले करवा सकते थे। लेकिन इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्या बोलते हैं नाम ना होना, लिस्ट में नाम ना होना, और उनको वोट से वंचित कर देना, ये कहाँ तक सही है? मतलब ये बहुत ही गलत बात है। और इससे तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कहीं ना कहीं। जो आज मैं कह सकता हूँ कि
जितने कैंडिडेट्स के लिस्ट में नाम जितने कह सकते हैं कि जितने अभी जो वोटर्स हैं उनके जो वोटिंग में नाम ना होने की वजह से जितने वोट कटे हैं, अगर उन सबको वोट देने का मौका मिलता तो शायद एक अंतर जो है हमें आज के रिज़ल्ट में देखने को मिल सकता था। बहरहाल मैं यहाँ पे एक सुझाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग को देना चाहूँगा, को देना चाहूँगा। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर और बाकी जितने भी कमिश्नर हैं, उन सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सुझाव लगे आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए कि जिस भी स्कूल के अंदर या जिस भी आप कह सकते हैं जहाँ पे भी आप वोटिंग करवा रहे हैं वहाँ कृपया करके सीसीटीवी का प्रावधान कीजिए, क्योंकि सीसीटीवी अगर आप करेंगे तो कहीं कहीं ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं। मेरे ख्याल से कहीं कहीं शिकायतें भी आई थी कि वहाँ पे डेढ़ घंटे तक धांधली हो रही थी, कहीं पे कुछ हो रही थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा तो कितने लोग वोट देने के लिए आए वहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं आया अंदर कि भाई वो अंदर जाके खूंटा डाल के बैठ गया और वोटर्स को अंदर नहीं आने दे रहा है। इस तरीके की चीज़ें ना देखने को मिले। तो मतलब कुछ कुल मिला के ये है कि अगर सीसीटीवी कैमरा को वहाँ पे रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से देखो, अभी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरा देखने को नहीं मिलेंगे। तो आयोग इसमें, चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग जो इसमें ये कर सकता है कि एक दिन के लिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा फिट कर दे, एक दिन पहले, और जिस दिन चुनाव हो उस दिन सब कुछ रिकॉर्ड हो, फिर उसके बाद जाके अगले दिन वो फिर हटा दे। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। वैसे भी चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, आपको भी जैसा कि पता ही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। तो एक सोल्यूशन मेरे पास तो ये है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं उसमें, और फिर उस रूम के अंदर कितने कैंडिडेट्स वोट दिए हैं उसकी काउंटिंग बाद में करें। कल अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन उठाता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी जांच अगर निर्वाचन आयोग वहाँ पे चेक करता है कि हाँ भाई यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स ने वोट दिया था लेकिन लिस्ट में टिक जो है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स के, तो साफ तौर पे वहाँ पे धांधली पकड़ी जाएगी। और अगर मान लीजिए धांधली नहीं होती है तो वो भी पकड़ा जाएगा। सीसीटीवी कैमरा में कोई झूठ बोल रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा उसमें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सोल्यूशन इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि सब कुछ सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चीज़ें हों। आपको क्या लगता है और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? मेरे दिमाग में तो पहला सोल्यूशन यही आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी मतलब 65% वोट्स पड़े हैं, 35% कैंडिडेट्स जो हैं वो वोट देने नहीं आए। दिल्ली में मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, दिल्ली के जो निकाय चुनाव थे, पार्षद के चुनाव थे और मेयर के चुनाव थे, उसमें एक कैंडिडेट जो है वो वोट देने के लिए आया, पता चला उसका वोट पहले ही पड़ गया है, पता नहीं किसने दे दिया। और ऐसा शायद मैंने अभी यहाँ पे भी सुना देहरादून के अंदर कि किसी का वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के जरिए किसी ने दे दिया, और वो मतलब पोस्टल, माफ़ी चाहता हूँ, उसने मेरे ख्याल से पोस्टल बैलेट अलग चीज़ होती है और मेरे ख्याल से जो हम पेपर डाल के वो करते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे किसी ने पोस्टल बैलेट के ज़रिए वहाँ पे वोट दे दिया, और जब वही वाला एक वोटर वोट देने के लिए सामने आया, जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें क्या बोलते हैं, वो जो पेपर हम डालते हैं वो डालने के लिए आया, तो उसको अनुमति मिली ही नहीं क्योंकि उसका वोट पहले ही पड़ चुका था। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो देखने को ना मिले। वो पारदर्शिता तभी हो पाएगी जब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होगा और वेरीफाई किया जाएगा जो कैंडिडेट एब्सेंट है उसकी जगह किसी और ने वोट तो दे दिया कि नहीं दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें होती हैं, लेकिन जो भी डाउट आ रहे हैं उसको एक बार वेरीफाई करें, और अगर वो गलत निकलता है तो फिर जिसने वो डाउट उठाया है उसको भी क्लियरिटी दे दे कि हाँ भाई देखो हमने ये प्रूफ दे रहे हैं हम आपको, अब आप शांत हो जाइए, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से होंगी। ना ही उसको दरकिनार किया जाए, ना ही जिसके मन में भी जो भी डाउट आ रहा है, ताकि कल ये ना हो कि आप क्वेश्चन उठाते रह जाएं और उसका जवाब ही ना मिले और बाद में जाके सब चीज़ें ऐसे हो जाएं। तो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर एक सही तरीके से वहाँ पे निकले, हम तो यही चाहते हैं। और जितने भी चुनाव हों वो ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर होते हैं तो और अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी का उसमें और अच्छे से यूज़ किया जाए और
जितना ज़्यादा उसमें सुविधा रहेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब और भी चीज़ें आप उसमें कह सकते हैं कि लगभग इस वाले में तो आप कह सकते हैं कि कई सारे लोगों ने, कितने सारे, हरीश रावत जी का आप कह सकते हैं उस समय नाम नहीं आया था, बाद में पता चला कि उनका जो वोट था वो कहीं और था, उनका नाम जो कहीं और था, तो इस चक्कर से भी कई बार वोट छूट गया उनका। आप ये भी कह सकते हैं कि वोट जो था इस बार कह सकते हैं जिस स्कूल में, बाकी जैसे लोकसभा चुनाव में आपने जिस स्कूल में वोट किया, इस बार उस स्कूल में वोट ना होके किसी और जगह पर आपका वोट है, तो आपको कहीं दूर जाना पड़ रहा है वोट देने के लिए, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, है ना। कोई वोटर बहुत मेहनत से वोट देने जा रहा है, पता चला उसका लिस्ट में ही नाम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैंने जैसा कि आपको देहरादून का रिपोर्ट बता दिया है, बीजेपी यहाँ पे 71,000 वोट में है, कांग्रेस यहाँ पे 44,000 वोट में है, लगभग 27,000 वोट से बीजेपी यहाँ पे देहरादून में आगे है। और अगले चुनाव अच्छे से हों। क्या लगता है, आपके सॉल्यूशंस क्या हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, सोल्यूशन बताइए, क्रिटिसिज्म मत कीजिए, पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म करना सही नहीं है, सोल्यूशंस बताइए कि ये वाले सोल्यूशंस जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं कि अगली बार जो चुनाव है वो अच्छे से बीतें। पंचायत चुनाव है, चाहे वो निकाय चुनाव है, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, चाहे लोकसभा चुनाव है, वो अच्छे से बीतें। तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, चुनाव भी सही तरीके से हो, क्योंकि जो भी आएगा वो 5 साल के लिए आएगा और आपके ऊपर कुछ हद तक राज भी करेगा, काम भी करेगा, राज भी करेगा और आपकी मांगों को पूरा भी करेगा। और इसलिए हर एक वोटर को अधिकार है वोट देने का। और लिस्ट में नाम ना हो, 5 साल के बाद नंबर आए और लिस्ट में नाम ना हो, तो वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा वो वोटर। इस चीज़ का ध्यान राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग दोनों को ही करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।